स्वागत है सभी छोटे छोटे गाइज। बेस्ट पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई जरूर करना क्योंकि ये बेहद जरूरी है। देखो ना, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आज से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है। आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन किसका? त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में तो खूब अच्छी तरीके से पढ़ा। 2-3 चैप्टर त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक चीज इसमें क्या अलग आ गया? ये आ गया सर्वांग समता। ये आ गया त्रिभुज की सर्वांग समता। ये चैप्टर आज से पढ़ना है। इसके पहले वाला चैप्टर कौन सा चल रहा है? त्रिभुज और उसके गुण पढ़ रहे थे ना, वो तो कर चुके हैं कंप्लीट। जितने भी प्रकार के त्रिभुज थे सब पढ़े मैंने। फिर उसके उनके उनके गुण जितने थे सारी चीजें, पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ाया मैंने आपको, सारी चीजें पढ़ा दिया है। अब क्या पढ़ना है? अब पढ़ना है त्रिभुज की सर्वांग समता। ये भी हमें समझना है, ये भी बेहद जरूरी है जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे, 9th 10th। फिर देखो, अब इन सब चीजों की जरूरत जो है ना बहुत ज्यादा पड़ेगी। कब? 9th और 10th में जाओगे, जब अभी से थोड़ा थोड़ा सीखे रहोगे ना, बाद में बहुत आसानी होगी आपको समझने में। सीखते चलते हैं थोड़े थोड़ा। चले आ जाओ। तो उससे पहले जरा सा बता दूं, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर जो आपके दोस्त पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। थोड़ी देर देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए शुरू करें। चलिए आ जाइए। तो त्रिभुज के बारे में तो खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। आज हमको समझना है सर्वांग समता क्या होता है। त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होता है, ये चीज हमें समझना है ना। बताओ, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सर्वांग समता क्या मेरे भाई? सर्वांग समता क्या होता है, यही हमको समझना है। चलो देखो, पहले हम क्या करेंगे, पहले इसकी थोड़ी सी परिभाषा लिखेंगे, फिर आपको समझाएंगे परिभाषा से। क्या करेंगे? पहले आप परिभाषा मेरे साथ लिखिएगा या फिर सुनिएगा थोड़ा सा। दो वस्तुएं, क्या? दो वस्तुओं के सर्वांगसम होने के संबंध को सर्वांग समता कहते हैं। पहले इसको हम लिख ले। चलिए बिल्कुल लिख लेंगे। दो वस्तुओं, मैंने लिखा दो वस्तुओं। अभी मैं सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा, थोड़ा लिखते चलिए। दो वस्तुओं के सर्वांगसम, ये सर्वांग समता पूरा नहीं लिखा गया, केवल लिखा गया सर्वांग सम होने के संबंध। क्या मेरे भाई? संबंध, संबंध को सर्वांग समता कहते हैं। समझ में कुछ भी नहीं आया होगा ना, अभी आएगा, थोड़ी देर रुकिए। सर्वांग समता कहते हैं। तो इसमें लिखा मैंने दो वस्तुओं के सर्वांगसम होने के संबंध को सर्वांग समता कहते हैं। ये पॉइंट आ गया। दो वस्तुएं हमें पता हो, कोई भी दो वस्तुएं होंगी, लेकिन सर्वांगसम ये क्या है? सर्वांगसम होने के संबंध में, होने के संबंध को सर्वांग समता कहते हैं। ये भी हमें समझना पड़ेगा ना, सर्वांग सम। तो आ जाओ, ये भी जरा सा सर्वांग सम समझो। इसको भी इसी के साथ लिखो तो बताते हैं फिर आपको। चलिए इसको भी आप क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। सर्वांग सम क्या होता है? जब दो वस्तुएं, लिखने चलना, फिर सारी की चीजें आपको समझाते हैं एक साथ। जब दो वस्तुएं, क्या? जब दो वस्तुएं एक आकार, एक आकार और एक ही माप की हो, क्या हो? तो उसे सर्वांग सम कहते हैं। मैंने लिखा, जो चीजें आपको समझ में नहीं आया, आ जाओ आप समझाते हैं आपको।
मैंने लिखा दो वस्तुओं के सर्वांग सम के संबंध होने को सर्वांग समता कहते हैं। इसको नहीं समझ में आया, छोड़ो, आ जाओ। जब दो वस्तुओं के एक आकार और एक ही माप हो तो उसे सर्वांग सम कहते हैं। इसका मतलब क्या लिखा मैंने, दो वस्तुएं हैं एक ही आकार, बोले तो उनका सेम आकार होगा, और एक ही माप हो तो उसे सर्वांग सम कहते हैं। जैसे कैसे, एक ही आकार। अब मैं एग्जाम्पल में लेता हूं, लेटर पैड या आपकी किताब होती है या आपकी बुक होती है, क्या होते हैं बताओ? जो आपकी बुक होती है इसी तरीके से होती है ना, लेटर पैड जानते हो, जिसमें पत्र लिखा जाता है इस तरीके से, इस तरीके से होता है लेटर पैड। जो इनके पेज होते हैं, क्या, जो इनके पेज होते हैं वो क्या होते हैं बताओ? इनके जो पेज होते हैं ना, वो एक दूसरे के आकार और माप, यानी कि उनके जो दिए आकार होता है सेम की सेम आकार होगा, और उनकी लेंथ, जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई हर पेज की होती है। जितने भी पेज होते हैं सारे के सारे, उनकी लंबाई चौड़ाई आकार सबके सब समान होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। अब बताओ, दो वस्तुएं के सर्वांग सम होने के संबंध को सर्वांग समता कहते हैं। इसका मतलब वही कह रहा है कि दो वस्तुएं ऐसी हैं जो कि सेम आकार की हैं, उनकी लंबाई जितनी है उनकी चौड़ाई जितनी है, वही क्या कहलाता है? वही हमारा सर्वांग समता कहलाता है। एग्जाम्पल में मैंने लिया लेटर पैड, और दूसरी चीज ले सकते हैं आप ब्लेड देखते हो, शेविंग ब्लेड, जो पत्ती आती है, शेविंग ब्लेड देखते हो, वो भी क्या है हमारा? वो भी, इसको भी हम कह सकते हैं, वो हमारा सर्वांग समता। सेम आकार की सारी पत्तियां होती हैं एक दूसरे के। जैसे हमारी एक ब्लेड है, उसके ऊपर हम दूसरी ब्लेड रखेंगे तो क्या होगी? आपस में ढक लेगी। अगर एक ब्लेड के ऊपर दूसरी ब्लेड हम रखेंगे तो क्या होगा? वो ढक जाएगा, दूसरी ब्लेड हमें दिखेगा नहीं। यानी कि सेम आकार के दो वस्तुएं कह सकते हैं, सेम आकार की दो वस्तुएं क्या कह सकते हैं? सर्वांग समता। तो अब रही बात त्रिभुज में क्या होती है, मैंने तो अभी तक सर्वांग सम क्या कहा है कि मैंने तो सर्वांग सम समझाया आपको। सर्वांग सम होता क्या है? सर्वांग सम समान दो वस्तुएं, यानी कि उनकी लेंथ, बेड्थ, आकार सारी चीजें सेम होंगी, वो तो होते हैं सर्वांग सम। लेकिन यहां पे आती है बात किसकी? त्रिभुज की सर्वांग समता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो त्रिभुज होंगे सेम आकार के होंगे, यानी कि उनकी लंबाई भी समान होगी। यानी कि दो त्रिभुज ऐसे होंगे, क्या होंगे? दो त्रिभुज ऐसे होंगे जिनकी क्या? सेम आकार की। जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, और ये एक त्रिभुज है। दो त्रिभुज ऐसे हैं जो कि क्या है? सेम आकार के हैं। बोले तो ये वाली भुजा, ये वाली, यानी कि जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ये भी है, जितनी लंबाई ये है इतनी लंबाई ये भी है, ये इसके बराबर, यानी कि सारी भुजाएं आपस बराबर हैं, सेम के सेम है। अगर इस त्रिभुज को उठा के मैं इसके ऊपर रख दूंगा तो ये ढक लेगा पूरा का पूरा, तो क्या होगा? हमारी ये सर्वांग समता कहलाएंगे, सर्वांग समता त्रिभुज कहलाएंगे। तो इतनी बात क्लियर हुई? बताओ जरा सामने, मैंने जितनी चीज समझाया आपको क्लियर हुआ? सर्वांग सम क्या होता है? सर्वांग सम या सर्वांग समता, बात समझ में आई? सेम आकार की आकृतियां सर्वांग सम कहलाती हैं। फिर से बता दो। तो अब इसके आगे चलते हैं, हम समझते हैं इसको। मैं थोड़ा सा, जितनी चीज मैंने लिखा है आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन है सर्वांग समता त्रिभुज की, तो हमें हर चीज समझना होगा ना कि नहीं? बिल्कुल। तो एक एक चीजें समझना होगा। तो आप रेखाखंड में, चलिए मैं आपको एक हेडिंग दिलाता हूं, जो कि डालो रेखा खंड में सर्वांग समता। क्या? रेखाखंड में सर्वांग समता।
अब रेखाखंड क्या होता है खूब अच्छी तरीके से जानते होगे कि नहीं जानते हो? जानते हो ना रेखाखंड क्या होता है? जी, रेखाखंड ऐसा होता है जिसकी दो बिंदुएं होती हैं। और रेखा क्या होता है? रेखा वो चीज होती है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, वो चली जाती है न जाने कितनी दूर। रेखाखंड क्या होता है? उनके दो पॉइंट भी होते हैं। तो चलिए रेखा किसके बारे में समझे? रेखाखंड में सर्वांग समता है। जैसे मैं दो रेखाखंड लेता हूं, आप पटरी से लेना, पटरी से नापना ए बी, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कुछ भी सेंटर, मान लो 20 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचो, बड़ी वाली अगर पतली हो, कहां खींचोगे? बहुत ज्यादा हो सही, ठीक है मत। और छोटी खींचना अपने हिसाब से, जितनी बड़ी खींचना हो। तो जितनी बड़ी एक खींचना उतनी बड़ी दूसरी वाली भी खींचना, लेकिन जस्ट ऊपर नीचे नहीं, कहीं और खींचो। मैं लगभग खींचता हूं सेम उतनी ही बड़ी सी और डी। सी और डी मैंने दो रेखाएं खींची हुई हैं आपके सामने, सी और डी, देखो है कि नहीं? चलिए और एक खींचता हूं, इधर आ जाओ। मैंने लिया एक पी और क्यू, इसका नाम दे दो पी और क्यू। अभी देखना समझना। और मैं एक खींचता हूं, इसका नाम देता हूं आर और इसका नाम देता हूं एस। चले अब इसमें समझना है हमें सर्वांग सम की बात, ठीक है? मैंने कहा रेखाखंड में सर्वांग सम, तो क्या दिख रहा है आपको बताओ? कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ए एंड बी और सी और डी, ए एंड बी सी एंड डी, ये दो रेखाखंड है। इसको पहले देखो, तो ये क्या दिख रहे हैं? सेम लंबाई के हैं कि नहीं है बताओ? इनकी लंबाई क्या है? समान है कि नहीं है? देखो इतनी जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये भी है। अब ये त्रिभुज में कहीं भी हो सकता है, बताओ? त्रिभुज की कोई भी एक रेखाखंड होती है, यानी कि ये और ये दोनों क्या है? सेम इक्वल है। क्या है? दोनों बराबर है कि नहीं है बताओ? जितनी लंबाई ये उतनी लंबाई ये। अब सर्वांगसम के मतलब ये नहीं होता है कि पैर समांतर और सर्वांगसम बहुत अंत है, इस कंफ्यूज नहीं होना। पैरेलल होता है क्या? पैरेलल होता है जो समांतर होती है, वो दोनों सीधी रेखाएं जाती हैं, एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती हैं। लेकिन ये सर्वांगसम है, ये कहीं पर भी हो सकती हैं, बस लेंथ इनका समान होता है। क्या होता है? लंबाई इनका समान होता है। तो अगर मैं कहता हूं ए और बी हमारी ए बी और सी डी ये दोनों क्या है? सर्वांगसम है, तो क्या कहोगे बताओ? ए बी और सी डी सर्वांगसम है, तो आप इसका लिखेंगे ए बी, ए बी क्या लिखेंगे? ए बी। सर्वांगसम का चिन्ह ध्यान से देखना। अगर हमको दो रेखाखंड को सर्वांगसम दिखाना होगा तो क्या तरीका होगा? तो दो ऐसे बराबर की रेखाएं होंगी, उसके ऊपर एक इस तरह की रेखा होगी, और सी डी इस तरीके से आपको पूरी बुक में कहीं पर मिलता है। इसका मतलब क्या है? ए बी सी डी ये क्या है? सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ए बी और सी डी सर्वांगसम है। ये क्या है? सर्वांगसम का चिन्ह लिखा नहीं जाएगा कहीं पे, आपको ऐसा नहीं कहा जाएगा ए बी रेखा सर्वांगसम सी डी, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ सिंबल बना के दिया जाएगा इस तरीके से, समझ लेना। इसका मतलब ये क्या है? हमारा सर्वांगसम की बात कर रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात समझ लेना, ए बी जो है सी डी की बराबर है। क्या? ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये भी एक पॉइंट होगा। क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू सी बी। ये चीज दिया होता है। अगर आपको सर्वांगसम दिया है ए बी सर्वांगसम सी डी, तो आप सीधा सीधा समझ जाएंगे इसका मतलब है ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा। इसी तरीके से कोई भी होगा। सर्वांगसम का मतलब यही तभी मैंने आपको समझाया कि सेम आकार की आकृति, सेम लंबाई सेम आकार की आकृति सर्वांगसम कहलाती है। अब बताओ हमारी ए बी और सी डी क्या है? सर्वांगसम है। जब हमारे ए बी और सी डी सर्वांगसम है, इसका मतलब सीधा सा है ए बी और सी डी सेम आकार की है, सेम इनकी लंबाई होगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो अगर सर्वांगसम नहीं है, देखो ये
पी क्यू जो है क्या है, छोटी रेखा दिख रही है, आर और एस बड़ी रेखा दिख रही है। तो ये दोनों क्या है, सर्वांग सम नहीं है। क्या है, ये दोनों क्या है, सर्वांग सम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, पी और क्यू बराबर नहीं है आर और एस के। इसका मतलब ये हो सकता है हमारा। बस समझ में आ रही नहीं आ रही? पी एंड क्यू आर एस के बराबर नहीं है, इस वजह से ये क्या है, सर्वांग सम नहीं है। बात क्लियर हुई कि नहीं, बताइए। तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं। चलिए इसी में मैं एक पॉइंट आपको लिखाता हूं, नेक्स्ट पॉइंट चलने से पहले आप वो पॉइंट लिख लीजिए, काम का है पॉइंट, ठीक है, लिख लीजिए आप। ऐसे स्टार बना के इसी में लिख लेंगे। तो एक जो हमारी दूसरी वाली रेखाखंड थी वो क्या थी, सी और डी थी ना, तो बना लीजिए सी एंड डी। पॉइंट में लिखिएंगे, स्टार बना के आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए, यदि दो रेखाखंडों यदि दो रेखाखंडों की लंबाई समान, जो चीज मैंने आपको समझाया वही चीज मैं लिखा रहा हूं, समान है तो सर्वांग समता नहीं, सर्वांग सम, तो कह सकते हैं आप। तो वे रेखा, जैसे लिखा मैंने, यदि दो रेखाखंड की लंबाई समान है तो वो क्या होंगे, वो रेखाएं आपस में क्या होंगी, सर्वांग सम होते हैं। क्या होते हैं, वो रेखाएं आपस में सर्वांग सम होती हैं यदि, सेम बातें हैं वही, यदि रेखाखंड सर्वांग सम है तो उनकी लंबाई, ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे ये सारी चीजें आप, उनकी लंबाई समान या फिर बराबर होती है। अगर एक दूसरे क्या है, एक रेखाखंड जो है अगर वो सर्वांगसम है, इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर क्वेश्चन में कहा जाता है दो रेखाखंड सर्वांगसम है, तो आप ये बात सीधी सीधी समझ जाएंगे कि वो क्या होंगी, उनकी लंबाइयां जो होंगी वो सेम होंगी। अगर कहता है सर्वांगसम नहीं है तो उनकी लंबाइयां भी सेम नहीं होंगी। अगर कहीं गलती से कह देता है दो रेखाखंड लंबाई उसकी समान है, तो वो क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो चले आ जाइए, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट आप देखेंगे, अगला पॉइंट देखिएगा जरा सा, क्या है, मैंने लिखा है कोणों की सर्वांग समता। अभी तक तो मैंने क्या सीखा, रेखा खंडों की सर्वांग समता सीखा, दो रेखाखंड आपस में जब इक्वल होंगे तो वो क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब क्या बात है कोणों की, तो चलिए मैं दो कोण बनाता हूं, आ जाइए जरा ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से आप एक कोण बना लीजिए और इसका नाम दे दीजिए, ये पॉइंट यहाँ पे, और इसको थोड़ी सी और बड़ा करेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया, ए नाम दिया, बी नाम दिया और सी नाम दिया, और इस कोण का नाम दे दिया 40 डिग्री दे दिया। चले आ जाओ, एक और मैं बनाता हूं आपके सामने। ये सीधी रेखाएं हैं, तो मुझसे टेढ़ी बन रही है तो आप सीधी बनाना। तो चलिए इसका नाम दे देता हूं क्या,
नाम दे देता हूं मैं T और इसका नाम देता हूं Q और ये R, ये दे दिया मैंने 40 डिग्री। अब मैं पूछता हूं क्या भैया ये सर्वांग सम है आपस में? क्या आपको सीधा सीधा ऐसे दो फिगर दे उठेगा, इसमें कुछ भी नहीं कहा जाएगा, आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, इनका कोण सर्वांग सम है, देख के आपको बताना है। तो आप क्या कहेंगे? आप देखिए जरा सा, ये तो फिगर हमारा छोटा दिख रहा है और ये वाला फिगर बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला फिगर छोटा दिख रहा है, ये वाला फिगर बड़ा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? आप बताओ। आप सोचोगे कि नहीं, ये जब बड़ा है ये छोटा है तो ये सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी बताया गया, क्या बताया गया? सेम आकार की आकृतियां। ये बात बिल्कुल सही है, सेम आकार की आकृतियां, लेकिन इसमें किसकी बात हो रही है? इसमें इसकी बात हो रही है, कोण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कोण की बात हो रही है। हमसे इनसे मतलब नहीं है कि ये वाले पॉइंट जो है बड़े हुए हैं, ये वाले, यानी कि अगर आप इसको एक त्रिभुज बनाने जाओगे तो ऐसे मिलाओगे जब, तो ये वाला त्रिभुज बड़ा बनेगा और ये वाला छोटा। हमसे इससे मतलब नहीं है, हमसे तो इससे मतलब है ना, क्वेश्चन ने कहा है कोणों की सर्वांग समता बताओ है कि नहीं है। हमसे पूछा इनके जो कोण है ये सर्वांग सम है कि नहीं है, तो आप देख के बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, जी हाँ बिल्कुल, क्या है, ये सर्वांग सम है कि नहीं है? बताओ। 40 डिग्री ये, 40 डिग्री ये, कोण की बात हो रही थी, तो कोण की बात हो रही है तो कोण हमारे बराबर है, इसका मतलब ये क्या है? सर्वांग सम है। हमें इससे मतलब नहीं है कि ये आकृति बड़ी है और ये आकृति छोटी है तो ये सर्वांग सम क्या होंगे? ये सर्वांग सम है कि नहीं है? तो आप सोचेंगे कि नहीं ये छोटी है ये बड़ी है तो ये सर्वांग सम नहीं होंगे। आकृति से मतलब नहीं है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। हमसे पूछा है कोण की सर्वांग समता, बात समझ में आई? अगर यहीं पे त्रिभुज से पूछता, अगर मान लो ये ऐसा त्रिभुज बना ही देता, वो अगर ऐसा त्रिभुज बन गया, देखो हमारा त्रिभुज बन जाएगा नहीं, अगर मैं ये रेखाखंड अगर मिला दूं आपस में, आप देखेंगे आप पी क्यू आर एक त्रिभुज बन रहा है और इसको मैं मिला देता हूं तो एबीसी एक त्रिभुज बन रहा है। अगर मैं त्रिभुज की बात करूं एबीसी और क्या मैं पूछूं पी क्यू आर, ये त्रिभुज क्या सर्वांग सम है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो सर्वांग सम रहेंगे तो सीधा सीधा दोनों की जो रेखाखंड होंगे इनकी लंबाई समान रहेगी, तभी जाके हमारा वो सर्वांग सम होंगे। यहाँ तो ऐसा है नहीं, हमें तो कोण मेंशन किया गया है। हमें कोण जब दिया गया है तो कोण हमारे देखेंगे हम, जब हम कोण देखेंगे ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये क्या है? आपस में इक्वल हैं। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इस प्रकार आप लिख लीजिए जरा सा, इस प्रकार कोण, कौन से कोण? एबीसी, एबीसी का सुमेलन, क्या सुमेलन मतलब समझते हो? सुमेलन का मतलब एक समान। क्या एक समान? किसके समान है? कोण पी क्यू आर के। किसके है? कोण क्यू आर से होता है, से होता है। इसलिए, जिसको आप चूंकि कहते हो ना, इसलिए क्या मेरे भाई, कोण ए बी सी सर्वांग सम का चिन्ह बताओ। दो रेखाखंड, यानी दो रेखाखंड कह रहे हैं, दो यानी बराबर, और उसके ऊपर एक इस तरीके से रेखा होगी, और किसके सर्वांग, किसके कोण के सर्वांग सम है? वो है कोण पी क्यू आर के सर्वांग सम है। क्या है? कोण पी क्यू आर के सर्वांग सम है। बात समझ में आ रही है? ये कोण का सिंबल है, इस बात को समझते हैं नहीं? आप बताओ जरा सा। जो ये दिया हुआ है कोण, और ऐसा बना होता है कहीं पे, इसका मतलब त्रिभुज होता है, और कहीं पे आपको ऐसा मिलता है तो इसका मतलब कोण होता है। समझ रहे हैं ना? इसमें कोण की बात हो रही है। कौन सी कोण की बात हो रही थी? ए बी सी की बात हो रही थी। कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है, इसका मतलब ये क्या है? कोण ए बी सी और कोण पी क्यू आर आपस में क्या है? सर्वांग सम है। तो आप ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं?
आप इसमें यह कह सकते हैं कि कोण ए बी सी, कोण ए बी सी इज इक्वल टू किसके बराबर हैं, कोण पी क्यू आर के। किसके, कोण पी क्यू आर। ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्या, कोण पी का मान भी 40 डिग्री है, कोण क्यू का मान भी 40 डिग्री है। इस वजह से आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या बचता है, अब इसके बाद बचता है त्रिभुज की सर्वांग समता। उसके बाद सीधा सीधा आ जाएंगे अपने प्रश्नावली के क्वेश्चन की तरफ। कोई दिक्कत नहीं है, कुल मिला के 4 प्रश्न हैं। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना, वो त्रिभुज की सर्वांग समता हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन कर लेंगे, इतना चीज नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे हम। तो बताओ, समझ में आया जितनी चीजें मैंने बताई आपको? उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे करके जरूर देखिए। कुल मिला के सर्वांग समता फिर से बताता हूँ, सेम आकार की आकृतियां रहेंगी, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो कोण हो, चाहे वो रेखाखंड हो, चाहे कुछ भी हो, सेम आकार की रहेंगी। यानी कि एक आकृति दूसरी आकृति के ऊपर जब हम उठा के रखेंगे तो उसको ढक लेगी, तो हमारे क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएगी। बात सिंपल सी यही इतना है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।